हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको व्यवस्थावाद के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और इस व्यवस्थावाद या व्यवस्था उपागम से संबंधित या इससे जुड़ा हुआ विद्वान जिसका नाम है चेस्टर इरविंग बर्नार्ड। तो जो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड है, इनका व्यवस्था उपागम के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए इस व्यवस्था उपागम में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड को आपको पढ़ना पड़ता है। तो यह है लोक प्रशासन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं चेस्टर इरविंग बर्नार्ड को। तो पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं चेस्टर इरविंग बर्नार्ड। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का जन्म कब हुआ था फ्रेंड? तो देखिए इसमें इनका जन्म 7 नवंबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स राज्य में एक माल्डेन नामक स्थान था, तो माल्डेन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैसाचुसेट्स राज्य है और वहां पर एक शहर था जिसका नाम है माल्डेन, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में जो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड है, तो इन्हें प्रबंध में सामाजिक व्यवस्था पंथ का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंध में सामाजिक व्यवस्था पंथ का आध्यात्मिक जनक किसको कहते हैं? तो ये चेस्टर इरविंग बर्नार्ड को कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि बर्नार्ड का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, अतः इन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीविकोपार्जन की ओर भी ध्यान देना पड़ता था। फिर इसके बाद में इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो देखिए इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की है। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड माउंट हर्बन अकादमी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सन 1906 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बर्नार्ड को अर्थशास्त्र की शिक्षा इसलिए बीच में अधूरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वे सभी विषयों तथा पाठ्यक्रमों में विशेष योग्यता प्राप्त कर चुके थे, अतः प्रायोगिक कार्य करना उचित नहीं समझते थे, जबकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने नियमों पर अड़ा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ने के बाद बर्नार्ड ने बोस्टन में स्थित अमेरिकन दूरभाष एवं तार प्रणाली के सांख्यिकी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्य किया था इन्होंने। फिर कुछ दिनों बाद वे इसी कंपनी में अनुवादक और बाद में इंजीनियर के पद पर पदोन्नत हो चुके थे। फिर इसके बाद में 1927 के बाद है, तो 1927 में बर्नार्ड ने न्यू जर्सी वेल टेलीफोन कंपनी में अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, मतलब इन्हें इस कंपनी में अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर इसके बाद में सन 1931 से 33 तक, ठीक है, 1931 से 33 तथा 1935 में उन्होंने न्यू जर्सी में स्थित जो पुनर्वास संगठन है, तो पुनर्वास संगठन के डायरेक्टर या निदेशक पद पर कार्य इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा समिति के सदस्य भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में सन 1948 से 52 तक बर्नार्ड रॉकफेलर फाउंडेशन तथा जनरल एजुकेशन बोर्ड के ये अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये इन दोनों ही जो संस्थाएं थी इनके अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन से? तो रॉकफेलर फाउंडेशन और जनरल एजुकेशन बोर्ड, इनके अध्यक्ष भी चेस्टर इरविंग बर्नार्ड रह चुके थे। इसके अलावा फिर चेस्टर इरविंग बर्नार्ड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, याद रखना फ्रेंड इसमें, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूएसओ में भी कुछ समय के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। फिर इसके बाद में सन 1952 से 54 तक चेस्टर इरविंग बर्नार्ड राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद फिर विभिन्न संगठनों के लिए इन्होंने सेवाएं देने के अतिरिक्त या विभिन्न संगठनों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा न्यू जर्सी वेल टेलीफोन कंपनी से सेवानिवृत्ति तक ये निरंतर उससे जुड़े हुए रहे थे। फिर इसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिकी राजकोष और नौसेना में भी इन्होंने सेवाएं दी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर
सन 1937 में। तो 1937 में लॉवेल इंस्टीट्यूट बोस्टन में बर्नार्ड ने प्रबंध पर अपने अनुभवों को एक लंबी व्याख्यान माला के माध्यम से प्रस्तुत किया था। और बर्नार्ड के यही अनुभव 1938 में उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है यह, जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकती है 3 नंबर में कि चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ये है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर बर्नार्ड की ख्याति का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनके पास स्नातक की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी कई विश्वविद्यालयों में ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। कई ऐसे विश्वविद्यालय थे जिन्होंने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। अंत में देखिए इनका निधन कब होता है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो इनका निधन, तो जीवन भर प्रबंध के सामाजिक पक्ष को लेकर चिंतन करने वाले, विचार करने वाले बर्नार्ड का निधन 7 जून 1961 को हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ पुस्तकें हैं और इनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख हैं। तो पहले देखिए इनकी कुछ पुस्तकें। तो पुस्तकों में मोस्ट इंपोर्टेंट द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यह 1938 में 1938 में प्रकाशित होती है, जिसमें उनका व्याख्यान का संग्रह है इसमें। फिर इसके बाद में अगली इनकी बुक है द नेचर ऑफ लीडरशिप, 1940 में प्रकाशित होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में प्रकाशित होती है। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनमें भी तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। फिर इसके बाद में इनके कुछ लेख भी प्रकाशित होते हैं। तो इनके लेखों में पहला लेख देखिए कि एलिमेंट्री कंडीशंस ऑफ बिजनेस मॉरल, ठीक है, ये इनका पहला लेख है। फिर इसके बाद में अगला लेख है इनका कि एजुकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव। फिर इसके बाद में अगला लेख है इन्होंने मिलकर लिखा था, तो जिसका नाम है स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये इनके लेख हैं। तो इसमें जो एजुकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ये इनका इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो पहला है एलिमेंट्री कंडीशंस बिजनेस मॉरल। ठीक है, तो लेख भले ही ना पूछे लेकिन आपसे इनकी पुस्तक के बारे में जरूर पूछा जाता है क्योंकि इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने आपको चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया। अब इसके बाद देखिए इनके द्वारा दिया गया योगदान। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए इसमें तो प्रशासन में व्यवहारवादी चिंतन के साथ साथ व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने वाले बर्नार्ड वह कड़ी होते हैं जिसने वैज्ञानिक प्रबंध एवं नौकरशाही की परंपरागत विचारधाराओं को संगठन की आधुनिक सामाजिक एवं मानवीय विचारधाराओं से जोड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ओलिवर शेल्डन, एल्टन मेयो, मेरी पार्कर फोलेट के विचारों से अधिक प्रभावित हुए थे और बर्नार्ड का संगठनात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में दिया गया योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए संगठन के क्षेत्र में इन्होंने कुछ योगदान दिया है। तो इसमें देखिए एक सहकारी व्यवस्था के रूप में संगठन, तो संगठन के बारे में इन्होंने कहा कि संगठन क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि सहकारी व्यवस्था होती है। ठीक है, सहकारी व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जब सहयोग कर कर यह संगठन आगे संचालित किया जाता है, तो इसी को उन्होंने सहकारी व्यवस्था कहा है। तो देखिए इसमें चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का चिंतन भी संगठन को एक सहकारी व्यवस्था के रूप में देखने एवं समझने का सार्थक प्रयास इन्होंने किया था। और बर्नार्ड की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में इन्होंने संगठन को एक व्यवस्था माना है, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन को एक व्यवस्था किसने माना है, तो ये माना है इन्होंने चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने। ठीक है, इसके बाद फिर व्यवस्था उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि संगठन के सभी अंग परस्पर अंतर संबंधित तथा आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर संगठन में जितने भी अंग होते हैं, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि व्यवस्था उपागम प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों की एक उपज होती है और बर्नार्ड ने इसे जीवित संगठनात्मक पक्षों के क्रम में इसे प्रयुक्त किया है। इसके बाद फिर
संगठन को एक जीवंत सहकारी व्यवस्था मानने वाले बर्नार्ड का विश्लेषण महत्वपूर्ण रहा है। देखिए इन्होंने विश्लेषण किस प्रकार से किया है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें इसका पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट उन्होंने यह बताया कि सर्वप्रथम बर्नार्ड व्यक्ति और संगठन की सहसंबद्धता की चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बर्नार्ड संगठन और व्यक्ति की परस्पर निर्भरता की बात करते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि व्यक्ति और संगठन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो बर्नार्ड के अनुसार व्यक्ति केवल एक शारीरिक रचना नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत भौतिक, अभौतिक तथा व्यावहारिक क्रियाओं का सम्मिश्रण होता है जो बहुत कुछ पाना चाहता है। चूंकि व्यक्ति या चूंकि अकेला व्यक्ति सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, अतः वह सहयोग करता है एवं सहयोग चाहता भी है। तो इसी पर एक उदाहरण देते हुए बर्नार्ड कहते हैं कि उदाहरण के लिए कि कोई एक पत्थर है, तो उस पत्थर को अगर बालक उठाना चाहे तो उस पत्थर को बालक नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि बालक की क्षमताएं कम है, मतलब बालक में शक्ति नहीं है, और दूसरी बात कि उसकी आयु कम है। वही दूसरी ओर अगर एक युवा है तो युवा व्यक्ति भी किसी पत्थर को इसलिए अकेला नहीं उठा सकता क्योंकि पत्थर बहुत भारी है, ठीक है, और दोनों को ही सहयोग चाहिए, वरना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए संगठनों में मानव सहकारी भावना के साथ जुड़ता है, ठीक है। मतलब संगठन से कोई भी मानव किसके लिए जुड़ता है, तो सहयोग, मतलब खुद सहयोग भी प्राप्त होगा और सहयोग करेगा भी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने कहा है कि व्यक्ति और संगठन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद में बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन दो या अधिक व्यक्तियों की सचेतन, समन्वित मतलब सहयोग क्रियाओं की व्यवस्था है, और यहाँ बर्नार्ड व्यक्ति तथा व्यवस्था पर बल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बर्नार्ड ने संगठन में 3 बातें महत्वपूर्ण बताई थी, या उन्होंने 3 तत्व महत्वपूर्ण बताए थे संगठन के। तो देखिए उन्होंने 3 कौन से तत्व महत्वपूर्ण बताए हैं। तो पहला है कि व्यक्तियों के द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य किया जाए। आ रहा समझ में? तो जो भी व्यक्ति है तो व्यक्ति के द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाए, पहला इन्होंने बताया। दूसरा बताया उन्होंने कि व्यक्तियों के मध्य संचार हो, तो जितने भी लोग हैं संगठन में कार्य करने वाले उन सभी के बीच में संचार होना चाहिए। संचार का मतलब कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद में मतलब उनमें बातचीत होती रहना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला होता है कि व्यक्ति सहयोग करने के इच्छुक हो, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण बताई। तो जो भी व्यक्ति हैं संगठन में कार्य करने वाले उनमें एक समुचित संचार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर व्यक्ति सहयोग करने का इच्छुक हो, ये इन्होंने बताई संगठन में 3 बातें महत्वपूर्ण। अब संचार किस प्रकार से हो, तो जैसे हम देखते हैं उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ से संचार करता है, फिर एक जो अधीनस्थ होगा तो वह अपने उच्चाधिकारी से संचार करता है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो संचार मतलब जो अधिकारी होगा तो अपने अधीनस्थ को आदेश देगा, और फिर इसके बाद में अगर कोई सूचना इसको देना है अधीनस्थ को तो वह अपने उच्चाधिकारी को देगा। तो इस प्रकार से इसको हम संचार कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं संगठन के लिए, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद फिर देखिए आगे दूसरा आता है कि अब प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष संगठन के कार्यों में अपना सहयोग या अपना योगदान क्यों दे। तो इस पर बर्नार्ड कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संगठन में योगदान इसलिए दे, सहयोग इसलिए करे क्योंकि वह संतुष्टि और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद फिर व्यक्ति सहयोग के प्रतिफल में संतुष्टि चाहता है, मतलब कोई भी व्यक्ति संगठन में सहयोग क्यों करेगा, क्योंकि उसको संतुष्टि चाहिए। फिर यदि सहयोग अधिक होगा और संतुष्टि कम होगी तो व्यक्ति संगठन को छोड़ देगा, और यदि सहयोग की तुलना में व्यक्ति संतुष्ट अधिक होगा या उसे संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी तो व्यक्ति संगठन में अधिक रुचि से कार्य करेगा। ये चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने कहा था। इस संबंध में बर्नार्ड आर्थिक मनुष्य की अवधारणा को दृढ़ता से नकारते हैं। आ रहा समझ में? तो मनुष्य को या मानव को यहाँ पर उन्होंने आर्थिक मानव की अवधारणा को क्यों नकारा है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करता है, उसको कुछ अभिप्रेरित भी किया जाना चाहिए, उसका मोटिवेशन भी बढ़ाया जाना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, तो बर्नार्ड कहते हैं कि व्यक्ति को आर्थिक प्रोत्साहन चाहिए, लेकिन साथ में प्रोत्साहन मतलब गैर आर्थिक भी प्रोत्साहन उसे चाहिए, मतलब उसको अभिप्रेरित किया जाए, उसको खुश रखा जाए, ठीक है, तब कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव संगठन में कार्य करेगा। फिर इसके बाद में बर्नार्ड ने 4 विशिष्ट प्रोत्साहन के बारे में वर्णन किया है। तो 4 प्रोत्साहन कौन से बताए इन्होंने? तो पहला बताया कि पैसा या भौतिक वस्तुएं, मतलब पैसा तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसे समय समय पर जैसे त्यौहार होते हैं तो उस पर उसे गिफ्ट दिया जाए, उपहार दिया जाए। फिर इसके बाद में अगला बताया उन्होंने कि विशिष्टता, प्रतिष्ठा तथा अन्य अभौतिक अवसर भी उसे प्रदान किए जाएं। फिर इसके बाद में काम की वांछनीय भौतिक परिस्थितियां हो, मतलब संगठन में व्यक्ति से काम तो करवाया जाए परंतु उसके अनुकूल परिस्थितियां भी होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि आदर्श लाभ, जैसे कारीगरी कौशल का गर्व। फिर इसके बाद पर्याप्तता का बोध, परिवार एवं अन्य लोगों के लिए परोपकार एवं सेवा, संगठन से वफादारी, राष्ट्रभक्ति तथा सौंदर्य बोध इत्यादि, ये प्रोत्साहन करने के लिए इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी कार्मिक है, संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो उसको प्रोत्साहन ये 4 तरीके से दिया जा सकता है, ये इन्होंने बताया था बर्नार्ड ने। तो बर्नार्ड ने कहा कि अगर ये 4 तरीकों से संगठन में कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो वे संगठन में मन लगाकर कार्य करेंगे और रुचि से कार्य करेंगे, जिससे संगठन का सकारात्मक विकास होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो उन्होंने सरकारी संगठन और निजी संगठन दोनों के लिए ही ये बातें बताई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, बर्नार्ड ने 4 प्रकार की सामान्य प्रेरणाएं बताई है। तो वे 4 प्रेरणाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली प्रेरणा उन्होंने बताई कि सहयोगियों से मिलनसारिता पर आधारित संयुक्त आकर्षण होना चाहिए। तो जो भी सहयोगी हैं तो सारे सहयोगी मिलनसार होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया कि काम करने की परिस्थितियों को स्वाभाविक तरीकों और अभिवृत्ति में ढालना। इसके बाद फिर घटनाओं के प्रवाह में अधिक सहभागिता के अवसरों को महसूस करना। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि सहयोगियों तथा सामाजिक संबंधों के क्रम में अवसर तथा सहकारिता की स्थिति। तो ये 4 प्रेरणाएं इन्होंने बताई है बर्नार्ड ने, तो जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में उपयुक्त प्रोत्साहनकारी स्थितियां संगठन में कार्मिक को संतुष्टि प्रदान करती है। तो संगठन में जो भी कार्मिक होता है उसको संतुष्ट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर संगठन में कार्मिक संतुष्ट नहीं होगा तो वह संगठन में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे, तो सहयोग की प्रक्रिया 5 आधारों पर निर्भर होती है। तो कौन कौन सी? तो पहला होता है स्थान, दूसरा समय, तीसरा व्यक्ति, चौथा वस्तु और 5वां होता है पद्धति, ठीक है। तो ये सहयोग की प्रक्रिया 5 आधारों पर निर्भर होती है। तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहयोग की प्रक्रिया बताइए, ठीक है। तो ये 5 आधार आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर यही संगठन के विशेषीकरण के 5 आधार होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, चेस्टर इरविंग बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन में मानव को 2 स्तरों पर समझा जाता है, ठीक है। तो 2 स्तर कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला स्तर होता है कि संगठन के भीतर उसे विशेष सहयोगी के भागीदार के रूप में, ये उन्होंने पहला बताया। तो मानव को 2 स्तरों पर समझा जाना चाहिए, जिसमें पहला स्तर इन्होंने ये बताया कि संगठन के भीतर उसे सहयोगी के भागीदार के रूप में समझा जाए। फिर दूसरा है कि संगठन के बाहर एक विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति के रूप में उसे समझा जाए। तो ये 2 स्तर उन्होंने बताए थे कि कोई भी संगठन है, अगर संगठन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्मिक कार्य करता है तो उसे सहयोगी समझा जाए या उसे भागीदार के रूप में समझा जाए। फिर इसके बाद में संगठन के बाहर एक विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति के रूप में भी उसे समझा जाए। ये इन्होंने बताया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो या फिर बर्नार्ड कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को 2 रूपों, उदाहरण संगठन व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत व्यक्तित्व में इन्होंने विभक्त किया है या बांटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला आता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों के अंतर संबंधों पर भी बर्नार्ड ने अपना चिंतन व्यक्त किया है या उन्होंने विचार किया था।
तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड संगठन के बारे में दो संगठन की बातें करते हैं। तो दो संगठन कौन कौन से? तो पहला हो जाता है औपचारिक संगठन, दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन। अब औपचारिक संगठन क्या होता है? तो औपचारिक संगठन के बारे में जब बर्नार्ड कहते हैं कि ये विधिवत बनाए जाते हैं, मतलब जो औपचारिक संगठन होते हैं ये विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। और बर्नार्ड के अनुसार औपचारिक संगठनों में अनेक अनौपचारिक संगठन भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा आता है अनौपचारिक संगठन। तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि ये जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ये स्वतः ही बन जाते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। ये इन्होंने कहा था बर्नार्ड ने अनौपचारिक संगठनों के बारे में। अब इसके बाद फिर बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन की परिभाषा क्या है? तो देखिए, इसमें उन्होंने कहा अनौपचारिक संगठन के बारे में कि यह व्यक्तिगत संपर्कों, परस्पर क्रियाओं तथा लोगों के सामूहिक संघों का समूह होता है। ये इन्होंने कहा बर्नार्ड ने। और इन संगठनों में व्यक्तिगत तथा मानवीय भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अनौपचारिक संगठनों के कार्यों में बर्नार्ड ने संचार, इसके बाद में सीखने की इच्छा और व्यक्तिगत अधिकार की एकता को नियंत्रित करके समूह संबद्धता बनाना, व्यक्तिगत सच्चरित्रता, स्व आदर तथा स्वतंत्र चयन का अनुभव करना भी इन्होंने प्रमुख माना है। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा बर्नार्ड ने कि अनौपचारिक संगठन से व्यक्ति को सामाजिक संबंधों का सुख मिलता है। ठीक है, और इसे एकता, सामाजिक अखंडता या सामाजिक सुरक्षा कहते हैं बर्नार्ड। इन्होंने कहा कि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, तो जब अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है तो व्यक्ति अपने आप को उसका एक भागीदार समझता है, सहयोगी समझता है, फिर इससे एकता बनी रहती है, ये इन्होंने बताया था। फिर इसी को सामाजिक अखंडता या सामाजिक सुरक्षा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि अनौपचारिक संगठनों की पुरजोर वकालत करते हुए बर्नार्ड कहते हैं कि अनौपचारिक संगठन कोई बुराई नहीं होती, वरन एक आवश्यकता होती है। और यदि इस प्रकार के संगठन बने हुए ना हो तो इन्हें बनाना पड़ता है। ये इन्होंने कहा था बर्नार्ड ने इन अनौपचारिक संगठनों के बारे में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठनों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए सत्ता एवं संचार। तो अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन के बारे में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के कुछ विचार हैं, तो इन्होंने इससे संबंधित कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए इसमें, तो सत्ता या प्राधिकार के संबंध में बर्नार्ड परंपरागत सिद्धांत को नकारते हैं तथा इसे स्वीकृति के आधार पर देखते हैं। और बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन में सत्ता वह संचार है जिसे सदस्य स्वीकार करते हैं और इससे संगठन में नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, और संगठन में सदस्य सत्ता को तभी स्वीकार करते हैं जब, तो कब स्वीकार करेंगे सत्ता को? तो जब, तो इसमें पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जब संचार को समझा गया हो, मतलब सत्ता को समझा गया हो। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जब संचार को या जब संचार संगठनात्मक उद्देश्यों से संगत हो, मतलब जो भी संचार है या सत्ता है तो वह संगठन के उद्देश्य से संबंधित हो, उससे मिलता जुलता हो। फिर इसके बाद में संचार या सत्ता सदस्यों के निजी हितों के अनुकूल हो। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि अधीनस्थों में उस संचार या आदेश का पालन करने की शारीरिक मानसिक क्षमता हो, या वे इस स्थिति में हो कि उस आदेश का पालन कर सके। तो ये इन्होंने 4 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन में सदस्य सत्ता को कब स्वीकार करते हैं बर्नार्ड के अनुसार, तो जब ये 4 पॉइंट आपको पता हो, तो ये आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्मिक संगठन में सत्ता को कब स्वीकार करेगा, तो बर्नार्ड ने 4 स्थितियां बताई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि बर्नार्ड के अनुसार सत्ता उच्चाधिकारियों में समाहित नहीं है और न ही यह ऊपर से नीचे प्रभावित होती है।
ठीक है, बल्कि यह तो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करने की स्थिति है, और यदि अधीनस्थों ने कोई संचार नहीं स्वीकारा है तो यह सत्ता नहीं होगी। ये इन्होंने कहा है बर्नार्ड ने। और बर्नार्ड सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में उदासीनता का क्षेत्र प्रतिपादित करते हैं। और बर्नार्ड के अनुसार उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रेषित संचार को उनकी स्वीकृति के क्रम में 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो पहली श्रेणी यह है कि वे आदेश जो अधीनस्थों के द्वारा एकदम स्वीकार कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा उन्होंने बताया कि वे आदेश जो तटस्थता का मतलब क्या होता है? तो तटस्थता का मतलब होता है निष्पक्ष होकर स्वीकार करना, ठीक है। तो वे आदेश जो तटस्थता की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सदस्य स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरी श्रेणी इन्होंने बताई कि वे आदेश जिन्हें सदस्य निर्विवाद रूप से पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं, और यही उदासीनता का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें अधीनस्थ यह नहीं सोचते कि वे ऐसा क्यों करते हैं, आदेश का क्या परिणाम या प्रभाव होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें बर्नार्ड ने सत्ता तथा संचार को एक दूसरे से संबद्ध अवधारणाएं बताया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विद्वान ने सत्ता तथा संचार को एक दूसरे से संबद्ध अवधारणाएं बताया है? तो ये चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने बताया है। अब इसके बाद में संचार को परिभाषित करते हुए बर्नार्ड कहते हैं कि संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जाता है। ये इन्होंने संचार को परिभाषित किया है। फिर इसके बाद में चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन में सत्ता तथा नियंत्रण के लिए संचार के 7 घटकों पर बातें बताई हैं। तो इन्होंने देखो संचार के लिए 7 घटक कौन कौन से बताए हैं। तो संचार के 7 घटक इन्होंने बताया। तो पहला घटक इन्होंने बताया कि संचार के माध्यम निश्चित तथा सभी को ज्ञात होने चाहिए, ये इन्होंने बताया पहला घटक। दूसरा यह था कि संगठन के प्रत्येक सदस्य जिसे संपर्क का एक निश्चित औपचारिक माध्यम होना चाहिए। इसके बाद फिर तीसरा इन्होंने बताया कि जहां तक हो सके संचार तंत्र सीधा एवं छोटा होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला इन्होंने बताया कि सामान्यतः संचार के लिए पूर्ण औपचारिक तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने 4 घटक। अब इसके बाद देखिए 3 और, तो 4 घटक हुए ये। अब इसके बाद देखिए 5वां घटक। तो 5वां घटक इन्होंने बताया कि संचार केंद्रों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के योग्य होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है कि संगठन जब कार्यरत हो तो संगठन तंत्र में बाधा नहीं, संचार तंत्र में बाधा नहीं आना चाहिए। यह इन्होंने कहा था कि जब भी संगठन में कार्य कर रहे हैं लोग या जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो जितने भी कार्यरत हैं उसमें तो संचार तंत्र में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद में लास्ट है इसमें 7वां घटक कि प्रत्येक संदेश प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी सूचना भेजी जा रही है प्रामाणिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये इन्होंने 7 घटक बताए फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, तो संचार को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत मानने वाले चेस्टर इरविंग बर्नार्ड प्रशासन की अधिकांश गतिविधियां इसी में सम्मिलित करते हैं, जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के अनुसार संगठन की योजना, सत्ता विभाजन, फिर कार्मिक प्रबंधन तथा अनौपचारिक संगठनों से संपर्क सभी संचार की प्रक्रियाएं होती हैं। ये इन्होंने कहा है चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि संचार स्पष्ट, त्वरित, संपूर्ण अधिकृत, सुव्यवस्थित, निश्चित तथा प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए संचार के बारे में, जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में बर्नार्ड की नज़रों में संगठन संचार व्यवस्था ही है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस लोक प्रशासन के विद्वान की नज़रों में संगठन संचार व्यवस्था है, तो आपको याद रखना होगा बर्नार्ड को।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें निर्णयन, तो निर्णयन के बारे में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का क्या कहना है, तो देखिए इसमें, तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड निर्णयन को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेस्टर इरविंग बर्नार्ड निर्णयन को क्या मानते हैं, तो ये सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने निर्णय को परिभाषित करते हुए कहा है कि निर्णयन मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की एक तकनीक होती है। तो ये इन्होंने कहा था चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने। फिर बर्नार्ड के अनुसार निर्णय दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के कौन कौन से, तो पहला होता है संगठनात्मक निर्णय, दूसरा होता है व्यक्तिगत निर्णय। अब पहला है संगठनात्मक निर्णय, तो नाम से स्पष्ट है, संगठनात्मक मतलब संगठन के द्वारा लिए जाने वाला निर्णय। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा इन्होंने, बर्नार्ड ने, तो संगठनात्मक निर्णय औपचारिक रूप से अधिकारी के द्वारा अपने पद स्थिति में लिए जाते हैं, जिन्हें प्रत्यायोजित भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद में दूसरा है व्यक्तिगत निर्णय। तो व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, मतलब स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय व्यक्तिगत निर्णय होता है। ठीक है, और इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और इनका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, मतलब इनका डेलीगेशन नहीं कर सकते, और ऐसे निर्णय व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है। तो ये दो निर्णय इन्होंने बताए हैं चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने। फिर इसके बाद में आगे देखिए निर्णय के अवसर कब उत्पन्न होते हैं, तो इस पर बर्नार्ड ने तीन परिस्थितियां बताई हैं। तो पहली परिस्थिति उन्होंने बताई कि पर्यवेक्षकों से आदेश मिलने पर, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि निर्णय के अधिकांश अवसर वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश, निर्देश तथा सूचना प्राप्त होने पर उत्पन्न होते हैं। उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेश तथा निर्देशों की व्याख्या करना, वितरण करने तथा क्रियान्विति के लिए अधीनस्थ भी निर्णय लेते हैं। इसके बाद फिर निर्णय के अवसर समाप्त नहीं किया जा सकते, बल्कि उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन के द्वारा उन्हें एक सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके बाद फिर दूसरा है इसमें कि अधीनस्थों के द्वारा निर्णय न लेने पर, तो इसमें इन्होंने कहा बर्नार्ड ने कि प्रशासनिक संगठनों में कई बार अधीनस्थ स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं और उच्च स्तरीय सत्ता से निर्गमित आदेशों से वे अनिश्चय की स्थिति में आ जाते हैं या विचित्र प्रकृति की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया आगे कि अथवा क्षेत्राधिकार या आदेशों में अतिराव मतलब दोहराव तथा अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो उच्चाधिकारियों को निर्णय लेने पड़ते हैं। और कुछ परिस्थितियों या क्षेत्राधिकार ऐसे भी होते हैं जिसमें निर्णय किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही लेना पड़ता है। तो ये इन्होंने बताया कि निर्णय क्यों लेना पड़ता है। फिर इसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी की स्व प्रेरणा से, तो संगठन में कार्यरत कार्मिक अपनी स्व प्रेरणा या पहल के द्वारा भी निर्णय लेते हैं। बर्नार्ड की दृष्टि में स्व प्रेरणा से किसी स्थिति विशेष में निर्णय लेने की क्षमता उसकी कुशलता से अधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रयास पहल शक्ति तथा सृजनशीलता को प्रमाणित करने के सर्वोत्तम अवसर होते हैं। तो ये इन्होंने बताया है तीन परिस्थितियां निर्णय के बारे में जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कि निर्णय के संदर्भ में बर्नार्ड का यह मानना है कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान जब किसी समस्या की व्याख्या की जाए तब व्याख्या से पूर्व कुछ आलोचक तत्व को ज्ञात कर लेना चाहिए और समस्या को विभिन्न आयामों तथा कोणों से देखने पर उसका वास्तविक स्वरूप या सम आलोचनात्मक या सम आलोचक तत्व भी मिल जाता है। तो ये इन्होंने कहा है बर्नार्ड ने, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने निर्णय के संदर्भ में अवसरों का सिद्धांत दिया है। इसके बाद फिर यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि प्रबंधकीय निर्णय अवसरवाद या अवसरों पर आधारित होने चाहिए। तो ये बर्नार्ड ने कहा है इसके निर्णय के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवसरों का सिद्धांत किसने दिया है, तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने। किसके संदर्भ में दिया है, तो निर्णय के संदर्भ में दिया है। इसके बाद फिर आगे देखिए नेतृत्व। तो नेतृत्व के बारे में बर्नार्ड का क्या कहना है, तो देखिए, तो पहले बर्नार्ड ने नेतृत्व को परिभाषित किया है।
तो इन्होंने नेतृत्व के बारे में कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करता है, जिसके द्वारा वे किसी संगठित प्रयत्न में संलग्न लोगों या उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो नेतृत्व क्या है? तो नेतृत्व किसी भी उच्चाधिकारी के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा की गई पहल होती है। आ रहा समझ में? अब नेता से मतलब यहाँ पर राजनीतिक नेता ही नहीं है, नेता से मतलब जो भी अपने संगठन को, अपनी टीम को लीड करता है, ठीक है, अपने संगठन के लिए पहल करता है, उसी को हम नेता कहते हैं। और उसके द्वारा जो इस प्रकार कार्य किया जाता है उसको नेतृत्व कहते हैं, ठीक है। तो बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर होता है। तो ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो पहला उन्होंने बताया कि व्यक्ति मतलब नेता, दूसरा होता अनुयायी और तीसरा होता है परिस्थितियां। ये 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। अब इसके बाद देखिए, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेतृत्व से संबंधित 3 बातें महत्वपूर्ण कौन सी बताई इसने, बर्नार्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, तीनों पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि नेतृत्व की लक्षणवादी विचारधारा के समर्थक बर्नार्ड ने नेता के लिए कुछ गुण बताए हैं। तो ये कौन कौन से गुण होना चाहिए एक नेता में? तो पहला गुण उन्होंने बताया कि जीवन शक्ति तथा सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। दूसरा उसने बताया कि निर्णय की क्षमता होनी चाहिए उसमें। फिर इसके बाद में तीसरा उन्होंने बताया कि प्रोत्साहित करने या विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता उसमें होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि उत्तरदायित्व एवं बौद्धिक विकास उसका होना चाहिए, तो तब जाकर वह सही नेता होगा, अन्यथा नहीं। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद बर्नार्ड स्वयं 10 संगठनों में कार्यकारी अधिकारी या मुख्य प्रबंधक का कार्य कर चुके थे और किसी भी संगठन में कार्यरत कार्यपालक अधिकारियों को नेता की भूमिका निर्वाहित करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए। तो वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे किसी भी अधिकारी को या प्रबंधक को बचना चाहिए? तो इन्होंने कुछ गलतियां बताई। तो पहली बताई उन्होंने कि संगठन के जीवन की अर्थव्यवस्था को अत्यंत सहज मान लेना या इसका अति सरलीकरण कर देना, इस गलती से प्रबंधक को या अधिकारी को बचना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि अनौपचारिक संगठनों के अस्तित्व, उनकी वास्तविकता तथा आवश्यकता को नहीं पहचानना या उसका सम्मान नहीं करना, ये गलती नहीं करना चाहिए कभी। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि सत्ता के वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो सत्ता के वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ आयामों को समझने में भूल करना। फिर इसके बाद में उन्होंने बताया कि उत्तरदायित्व के साथ साथ नैतिकता की दुविधा से ग्रसित हो जाना। तो ये इन्होंने बताया है कि 4 गलतियों से बचना चाहिए किसी भी अधिकारी को या प्रबंधक को। फिर इसीलिए बर्नार्ड सुझाव देते हैं कि संगठन के नेताओं में व्यापक हितों, गहन विचार तथा समझ की आवश्यकता है और प्रशिक्षण के माध्यम से नेतृत्वकर्ताओं को अपनी समझ व्यापक बनानी चाहिए। ये इन्होंने बताया है चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने, ठीक है। तो ये अगर किसी प्रबंधक में ऐसी गलतियां हैं या किसी अधिकारी में गलतियां पाई जाती हैं तो उसकी गलतियों को दूर कैसे करें, तो उसके लिए सुझाव भी दिया है इन्होंने बर्नार्ड ने कि प्रशिक्षण के माध्यम से इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से किसी भी नेतृत्वकर्ता या अधिकारी या प्रबंधक की समझ को व्यापक बनाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए बर्नार्ड के अन्य विचार। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने संगठन से संबंधित कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला विचार उन्होंने बताया कि संगठनात्मक स्तर पर कार्यकारी अधिकारियों के कार्यों पर गंभीरता से मंथन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। और संगठन में कार्यकारी अधिकारी के कार्यों में बर्नार्ड 3 प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण बताते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली प्रक्रिया बताते हैं कि संगठन में संचार की स्थापना की जाए, ये इन्होंने पहली प्रक्रिया बताई। दूसरा इन्होंने बताया कि एकाकी व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करना। इसके बाद फिर अगला जाता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना, संगठन के जो उद्देश्य हैं या उनके लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करना चाहिए। फिर इसके बाद में जो भी संगठन है उसमें संचार को स्थापित किया जाए। फिर जो भी व्यक्ति है तो व्यक्तिगत रूप से उससे आवश्यक सेवाएं प्राप्त की जाए। तो ये इस प्रकार से इन्होंने ये बातें बताई हैं, ठीक है। 3 प्रक्रियाओं के बारे में बताया है,
संगठन में जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसके कार्यों में बर्नार्ड ने 3 प्रक्रिया बताई है, तो जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फिर अगला उन्होंने बताया, तो बर्नार्ड का यह मानना है कि संगठन में संचार की व्यवस्था करना अत्यंत सरल कार्य नहीं है, ठीक है, और यह 3 चरणों में किया जाता है। तो पहला चरण उन्होंने बताया कि संगठन की योजना को भली भांति परिभाषित किया जाता है और इसी चरण में सत्ता, उत्तरदायित्व, समन्वय तथा संगठन की संरचना आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में उन्होंने दूसरा चरण बताया इसका कि योग्य कार्मिकों की भर्ती को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्मिक हैं तो योग्य कार्मिकों को ही भर्ती किया जाए, तो इन्होंने इसको महत्वपूर्ण बताया है। अगर कार्मिक योग्य नहीं है तो उसे भर्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है, योग्य है, उसको वही कार्य दिया जाना चाहिए या योग्य व्यक्ति से ही वह कार्य करवाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला बताया उन्होंने अंतिम चरण, मतलब तीसरा चरण, तो औपचारिक संगठन की स्थापना को भी संचार के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इन्होंने 3 चरण बताए हैं। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि चेस्टर इरविंग बर्नार्ड उन विचारकों में अग्रणी रहे हैं जो प्रबंधकों के लिए प्रशासनिक शिक्षा पर बल देते हैं। तो बर्नार्ड कहते हैं कि मानवीय संबंध कार्मिक, लोक एवं राजनीतिक संबंधों का निचोड़ है और कई मामलों में विज्ञान, कानून, वित्त और प्रौद्योगिकी की तुलना में मानवीय संबंध ही प्रबंधकीय कार्यों के केंद्र बिंदु होते हैं। फिर इसके बाद में इसीलिए कार्यकारी अधिकारियों को बौद्धिक योग्यताएं विकसित करने के साथ साथ मानव संबंध एवं व्यवहार का कौशल भी सिखाना चाहिए, ये इन्होंने बर्नार्ड ने कहा था, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अभिप्रेरणा, तो मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में बर्नार्ड के क्या विचार हैं। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में बर्नार्ड का यह मानना था कि संगठन में अभिप्रेरणा मूल रूप से कुछ विशिष्ट तत्वों पर निर्भर करती है और बर्नार्ड ने इन तत्वों में कार्मिकों के द्वारा सहयोग करने की इच्छा, अपनी व्यक्तिगत वरीयताओं का समर्पण, उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदेश तथा प्रोत्साहन की उपस्थिति को इन्होंने सम्मिलित किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर बर्नार्ड कहते हैं कि प्रोत्साहन तथा प्रेरणाएं यह भी निर्धारित करती हैं कि उदासीनता का क्षेत्र कितना विस्तृत होना चाहिए। फिर इसके बाद में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की प्रशंसा करते हुए हर्बर्ट साइमन कहते हैं, ठीक है। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का जो योगदान रहा है, इनके योगदान से संबंधित साइमन इनकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की प्रशंसा करते हैं हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि मैंने मेरी पुस्तक जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में 14 बार बर्नार्ड को उद्धृत किया है, क्योंकि संगठनात्मक व्यवहार के विश्लेषण में बर्नार्ड का योगदान अनुपम है और मैंने तो कार्मिक संतुष्टि, संतुलन, प्रोत्साहन तथा सत्ता के स्वीकृति के क्षेत्र इत्यादि अवधारणाएं ये बर्नार्ड से ही ग्रहण की है। तो ये इन्होंने बताया हर्बर्ट साइमन ने, किसके बारे में? चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के बारे में। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की प्रशंसा की है हर्बर्ट साइमन ने। तो हर्बर्ट साइमन ये व्यवहारवादी उपागम के बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें बर्नार्ड की आलोचना, तो बर्नार्ड की आलोचना कुछ विद्वानों के द्वारा की गई है। तो इसमें कुछ विद्वानों के नाम में पहला नाम आता है केनेथ एंड्रयूज, फिर इसके बाद में एमरी एवं ट्रिस्ट, कुंड्ज एवं ओडोनेल, फिर कुशिंग नाइल्स, पीटर ड्रकर और फुलमर। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की आलोचना की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन आलोचकों ने कुछ तर्क दिए हैं, तो देखिए कौन से विद्वान के द्वारा कौन सा तर्क दिया गया है। तो पहला देखिए इसमें कि बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की प्रस्तावना लिखने वाले केनेथ आर एंड्रयूज ने यह कहकर आलोचना की है कि बर्नार्ड की पुस्तक में तथ्यों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया है तथा उदाहरण की इसमें कमी है और इसमें कई स्थानों पर कठिनता का समावेश भी हमें दिखाई देता है। ये इन्होंने कहा है केनेथ आर एंड्रयूज ने। फिर इसके बाद में अगला जाता है RJS बेकर। तो इन्होंने भी यह कहा कि बर्नार्ड की इस पुस्तक में व्यवहारिक उदाहरण की कमी है, ठीक।
इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है एमरी एवं ट्रिस्ट। तो एमरी एवं ट्रिस्ट ने कहा कि बर्नार्ड के विचार वंद व्यवस्था या पुरातनवादी विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और बर्नार्ड पर इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बर्नार्ड ने संगठन के संरचनात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा की है, ये इन्होंने कहा। फिर इसके बाद में पीटर ड्रकर ने कहा कि बर्नार्ड के संगठन की निगमित सोच या दर्शन की प्रशंसा की है। वहीं दूसरी ओर ड्रकर कहते हैं कि बर्नार्ड ने निगम मतलब संगठन का राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषण नहीं किया, जो कि समय की आवश्यकता है या समय की मांग है। फिर इसके बाद में अगला है कि मैरी कुशिंग नाइल्स, इनका यह कहना है कि बर्नार्ड के विचार केवल पश्चिमी देशों के परिप्रेक्ष्य में सही है, लेकिन बर्नार्ड के विचारों को जब हम विकासशील देशों में लागू करते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों में और भारत के अलावा जो अन्य विकासशील देश हैं उनमें अगर बर्नार्ड के विचारों को लागू करते हैं तो ये संभव नहीं है, ठीक है, या इनको विकासशील देशों में लागू करना कठिन होता है। तो ये इन्होंने इस आधार पर आलोचना की। फिर इसके बाद में हेरोल्ड कुंड्ज एवं सिरिल ओडोनेल, इनका यह कहना है कि बर्नार्ड का सहकारी सामाजिक व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण प्रबंध के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है, अतः इसे प्रत्येक अवस्था में लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद फिर इसी प्रकार बर्नार्ड के द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के क्रम में यह कहा जाता है कि इसका निर्धारण इतनी सरलता से नहीं हो सकता जितना कि बर्नार्ड समझते हैं। फिर इसके बाद में फुलमर कहते हैं, तो फुलमर ने कहा कि संगठन की सहकारी सामाजिक व्यवस्था की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत एक आक्रामक भीड़ भी संगठन कहला सकती है। और यद्यपि हम सामान्यतः भीड़ की कार्रवाई को संगठित एवं नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ का अपना कोई सामान्य उद्देश्य होता ही नहीं, ये इन्होंने इस आधार पर फुलमर ने आलोचना की। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हर्बर्ट साइमन और चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। तो पहले देखिए हर्बर्ट ए साइमन और चेस्टर इरविंग बर्नार्ड के बीच समानताएं। तो इनमें समानताएं कौन कौन सी है? तो पहला देखिए इसमें समानता का पॉइंट कि प्राधिकार के संबंध में दोनों के द्वारा स्वीकृति विचारधारा पर बल दिया गया है, और बर्नार्ड के द्वारा प्राधिकार के क्षेत्र में उदासीनता के क्षेत्र का प्रतिपादन किया गया है, और साइमन के द्वारा स्वीकृति का प्रतिपादन किया गया है या स्वीकृति के क्षेत्र का प्रतिपादन किया गया है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि दोनों ने ही अनौपचारिक संगठनों की भूमिका पर बल दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों ने ही सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों पर भी बल दिया है, दोनों विद्वानों ने। फिर इसके बाद में दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि संगठन प्रेरणा एवं प्रतिफल व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से ध्यान में रखें। तो ये इन्होंने दोनों ने एक जैसी बातें बताई है, ठीक है। तो ये इनकी दोनों की समानताओं के बारे में कुछ पॉइंट थे। अब इसके बाद में दोनों विद्वानों में कुछ असमानताएं भी हैं। तो देखिए इसमें असमानता किन आधारों पर होती है। तो असमानता का पहला पॉइंट देखिए कि साइमन ने जहां निर्णय निर्धारण प्रक्रिया पर विशेष बल दिया और पूरे संगठन को निर्णय निर्धारण के आधार पर समझने की कोशिश की, तो वहीं बर्नार्ड विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संगठनों को समान मानते हैं। फिर इसके बाद में इनके असमानता का दूसरा पॉइंट यह है कि साइमन के निर्णय निर्धारण प्रतिमान में वैज्ञानिकता पर ज्यादा बल दिया गया है, और साइमन के निर्णय निर्धारण में नियोजित निर्णय का पक्ष भी अधिक उभरता है, तथा बर्नार्ड द्वारा प्रेरणा व प्रतिफल व्यवस्था इन दोनों पर उन्होंने बल दिया है, और बर्नार्ड की अवधारणाओं में सहभागी पक्ष विशेष रूप से उभरता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में इस प्रकार से असमानताएं होती है फ्रेंड। अब इसके बाद में अंत में इसका निष्कर्ष क्या होगा? तो अंत में इसका निष्कर्ष है कि संगठनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में व्यवस्था उपागम तथा व्यवहारवादी उपागम को प्रयुक्त कर इसे नितांत नई दिशा देने वाले बर्नार्ड अत्यंत व्यवहारिक चिंतक माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा वर्षों पहले दिए गए विचार आज भी प्रासंगिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष भी
लिखना होगा फ्रेंड। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको निष्कर्ष लिखना है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। अब इसमें जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो 3 नंबर में आपको आंसर लिखना है। 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं तो आपको उसके अनुसार आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में अगर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वैसा आपको आंसर लिखना है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।